हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र पेपर के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाली हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का पेपर। आप देख सकते हैं, आपसे पहले प्रश्न पूछा हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला आपको दिया हुआ है देश में उत्पादन से प्राप्त कुल आय कहलाती है। देश में उत्पादन से कुल आय क्या कहलाती है बच्चों? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। ऑप्शन ब जो है आपका सही उत्तर रहेगा। देश में उत्पादन से प्राप्त कुल आय शुद्ध घरेलू आय उत्पादन कहलाती है। नंबर 2 है वह व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े संग्रह करता है। वह व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े संग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री, उत्तरदाता, गणनाकर या फिर सांख्यिकीविद। तो यहाँ आपका जो आंसर द वाला है सांख्यिकीविद, उसे ही आपका सही आंसर रहेगा। वह व्यक्ति जो किसी शोध हेतु आंकड़े संग्रह करता है उसे सांख्यिकीविद कहते हैं। नंबर 3 पर आपसे पूछा है भारत में पहली जनगणना निम्न वर्ष में हुई थी। आपको बताना है भारत में पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी भारत की पहली जनगणना? 1881। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर रहेगा। 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई। इसके बाद है नंबर 4 पर निम्न में से किस योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने दिया। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सी योजना का मॉडल जो है पीसी महालनोबिस ने दिया था। सही आंसर आपका रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बा जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 पर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई आपको बताना है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1991 में लागू हुई। कब हुई थी? वर्ष 1991 में। इसके पहले मैंने कौन सा सन बताया था? भारत में प्रथम जनगणना। भारत में प्रथम जनगणना का जो सन है वो क्या है? 1881 है। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? 1991 में। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है नंबर 4 मलमल का उत्पादन क्षेत्र था। मलमल का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ढाका। ऑप्शन ब पर हम टिक करेंगे। ढाका जो है मलमल का उत्पादन क्षेत्र था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में आरंभ की गई। भारत में नई आर्थिक नीति कौन से वर्ष में आरंभ की गई थी? आपका सही उत्तर रहेगा 1991। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, आरंभ की गई थी। अब इसके बाद अगला रिक्त स्थान आपसे पूछा है भारत में हरित क्रांति दशक में हुई। हरित क्रांति कौन से दशक में हुई थी? 1960। यहाँ पर हम लिखेंगे 1960। भारत में हरित क्रांति जो है 1960 दशक में हुई। नंबर 3 औद्योगिक नीति प्रस्ताव वर्ष में अंगीकार किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है कौन से वर्ष में अंगीकार किया गया? 1956। यहाँ पर हम लिखेंगे 1956 वर्ष में अंगीकार किया गया। नंबर 4 पर है मध्यिका सदैव समांतर माध्य और बहुलक में होती है। तो जो मध्यिका होती है वो समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होती है। कहाँ पर होती है? बीच में होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे बीच। इसके बाद है नंबर 5 पर आयत चित्र एक आरेख है। जो आयत होता है आपका वो कैसा चित्र होता है? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे द्विविमी। जो आयत होता है वो एक द्विविमी आरेख होता है। वृत्त आरेख है एक कैसा आरेख है? वृत्त आरेख एक आरेख है। तो आपको बताना है यहाँ वृत्त कैसा आरेख होता है? एक विमी। वृत्त जो होता है वो एक विमी होता है। वृत्त जो है एक विमी है और आयत जो होता है वो द्विविमी होता है आरेख। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1 पर है
टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है। टिप्पणी जो होती है वो किसी सारणी का क्या आखिरी पद होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है सही रहेगा। टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम पद होता है। नंबर 2 है स्थानिक वर्गीकरण का आधार समय होता है। स्थानिक वर्गीकरण का आधार समय होता है, तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है ये असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 3 है समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। क्या समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है? यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद है नंबर 4 हरित क्रांति के दौरान तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई। यह कथन आपका असत्य रहेगा। यहाँ बच्चों आपको असत्य लिखना रहेगा। हरित क्रांति के दौरान तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई, ये कथन आपका असत्य है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तन्वा परियोजना कृषि से संबंधित है। जो तन्वा परियोजना है क्या वो कृषि से संबंधित है, तो ये कथन आपका सत्य है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 पर भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो ये कथन बच्चों आपका सत्य रहेगा। भारत की जो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी आपके लिए दी गई है, जहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ है जीडीपी। जीडीपी को हम यहाँ पर मिला देंगे सकल घरेलू उत्पादन से, सकल घरेलू उत्पादन। इसके बाद है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक में आपका आएगा जमाएं स्वीकार करना। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक को हम मिलाएंगे देश का सर्वोच्च बैंक। इसके बाद है नंबर 4 मुद्रा का आकस्मिक कार्य। मुद्रा का आकस्मिक कार्य होगा शोधन क्षमता की गारंटी। साख मुद्रा, साख मुद्रा को हम मिलाएंगे चेक से। साख मुद्रा जो है आपकी चेक से मैच करेंगे। वस्तु विनिमय का आपका होगा वस्तु मुद्रा। और मुद्रा विकास का प्रथम चरण आपका रहेगा दोहरे सहयोग की जरूरत। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण हम लिखेंगे आयकर या फिर इनकम टैक्स। इसके बाद नंबर 2 पर है सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण आप लिख सकते हैं बैंकिंग या शिक्षा। नंबर 3 पर है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको बता देती हूँ। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन आप एफ सिग्मा एफ लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से x बराबर सिग्मा x अपॉन एन भी लिख सकते हैं। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इसके बाद है नंबर 4 पर आयत चित्र किन चरों के लिए बनाए जा सकते हैं। जो आयत चित्र होते हैं वो किन चरों के लिए बनाए जा सकते हैं। सही आंसर आपका रहेगा सतत श्रृंखला या वर्गीकृत आंकड़ों के चरों के लिए। नंबर 5 है सटक कर का एक उदाहरण दीजिए। सटक कर का एक उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर। नंबर 6 है किस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो आंसर आप लिखेंगे दीर्घकाल। दीर्घकाल अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। नंबर 7 पर है विश्व में महामंदी किस वर्ष आई। विश्व में महामंदी जो है 1929 वर्ष में आई थी। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर, जहां प्रश्न नंबर 6 आपको दिया हुआ है उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 7 हरित क्रांति से 2 लाभ लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है साहिकी का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की शिल्प कला के पतन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा गया है वितरण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, IMP प्रश्न जो होते हैं, उनकी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। गणना यहाँ पर आपको करना है, माध्यिका के आंकड़े आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इसकी गणना करना है। उसी के अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक निम्न है। यहाँ पर आपको उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको समांतर माध्य की गणना करना है। प्रश्न नंबर 10 है शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं, क्यों।
अथवा में प्रश्न पूछा आयत चित्र को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के प्रकार लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है उपभोग को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है श्रमिक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है सहसंबंध किसे कहते हैं। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है निजीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 सांख्यिकी किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है माध्यिका किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 बहुलक किसे कहते हैं। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा है बहुलक की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है जनगणना विधि को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 तोरण को परिभाषित कीजिए। अथवा में आपसे पूछा है उच्च चतुर्थक का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जनगणना की व्यावसायिक रचना की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के विदेश व्यापार की स्थिति 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ पहुंचा, किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। अथवा में बच्चों आपसे प्रश्न पूछा है आयत प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है, कोई 3 बिंदु लिखिए। प्रश्न नंबर 20 मुकेश स्कूल जाता है पर जब वह स्कूल में नहीं होता तो प्राय अपने खेत में काम करता दिखाई देता है, क्या आप उसे श्रमिक मानोगे, क्यों। अथवा में प्रश्न है शहरी क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े में 4 अंतर लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है कलिक वर्गीकरण एवं स्थानिक वर्गीकरण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है x एवं y के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको x और y के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। x के मान आपको दिए हुए हैं और y के भी मान आपको दिए गए हैं, आपको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। अथवा का प्रश्न पूछा है जैविक खेती के लाभ व हानियां लिखिए, कोई 4 आपको लाभ और 4 ही आपको हानियां लिखना है। नंबर 23 प्रश्न है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का भारत देश के आर्थिक विकास में योगदान लिखिए। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के कारणों का वर्णन कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।